स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी, किसकी बात पर यकीन करें। एनसीओसी का जनवरी के आखिर में मौसम सरमा की तातीलात देने पर इत्तफाक। शफकत महमूद ने गुज़श्ता रोज 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां देने पर इत्तफाक का ट्वीट किया। छुट्टियों के नोटिफिकेशन मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें जारी करेंगी। मजीद बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद से सबा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, कंफ्यूजन का शिकार हो गए हैं बच्चे भी, और लग रहा है कि सरकार भी कंफ्यूज्ड है। किसकी बात पर यकीन करें अब? आज एनसीओसी का अहम इजलास जो है वो हुआ है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि सर्दियों की छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त भी जो ये कश्मकश का ही शिकार हैं कि सर्दी की छुट्टियां करनी है कि नहीं करनी। कि एनसीओसी का यही कहना है कि इस वक्त स्कूलों में बच्चों के हवाले से वैक्सीनेशन का अमल जारी है, और अगर छुट्टियां की तो उसके बाद मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे। इसी वजह से अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है कि छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ज़राए के मुताबिक जनवरी के आखिर में सर्दियों की जो छुट्टियां हैं। सवाल ये कहिएगा, एनसीओसी ने तो अपना फैसला दिया है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुतासिर हो सकता है। जो सूबाई वज़ीर तालीम है उनका कोई शफकत महमूद जो है वफाकी वज़ीर मुमलिकत, उनका कोई इस पर रद्द-ए-अमल आ सका? जी, शफकत महमूद ने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट भी किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम सूबाई सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है, और मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है, और जिसके ऊपर इत्तफाक भी हुआ है। और उनका ये भी कहना था कि नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किया जाएगा, और अब तक ये फैसला नहीं हो सका। ये बेहतर सवाल, ये कल की बात है। आज जब एनसीओसी ने अपना डिसीजन सुनाया है उसके बाद का कोई रद्द-ए-अमल आया हो? आज के इजलास में अभी तक बाकायदा तौर पर एनसीओसी की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक आज स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से इजलास में मुशावरत की गई, और अब तक फैसला नहीं हो सका है कि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कब तक। बेहतर सबा वजीर, आपका शुक्रिया। आपको अपडेट करें, आपको बताते चले कि आपको बताएं मौसम सरमा की छुट्टियां कब होंगी, किसकी बात माने। एनसीओसी का जनवरी के आखिर में तातीलात देने पर इत्तफाक। शफकत महमूद ने 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां देने का ट्वीट किया है। छुट्टियों के नोटिफिकेशन मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें जारी करेंगी। शफकत महमूद की जानिब से कल ट्वीट किया गया। मुल्तान समेत सूबे भर के 30,000 स्कूलों को लगेंगे ताले। कंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान को पड़ गए लाले। कंटोनमेंट बोर्ड हदूद में प्राइवेट स्कूल्स 31 दिसंबर को बंद करने की डेडलाइन जारी कर दी गई है। स्कूलों के बंद होने से 3 लाख असातिज़ा के बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया है। मुल्तान समेत सूबे भर के 30,000 स्कूलों को लगेंगे ताले। कंटोनमेंट बोर्ड में मौजूद प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान को लाले पड़ गए। कंटोनमेंट बोर्ड हदूद में प्राइवेट स्कूल्स 31 दिसंबर को बंद करने की डेडलाइन जारी हुई है। मजीद बात करेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, कहिएगा क्या कहा है अदालत? जी, ये बुनियादी तौर पर रिहायशी इलाकों में प्राइवेट सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है, और ये प्राइवेट स्कूल्स भी उसी कैटेगरी में है, और इस हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। स्कूलों को इतला दी गई है कि वो 31 दिसंबर तक अपने स्कूल बंद करने के पाबंद होंगे। इस हवाले से लाहौर समेत पाकिस्तान में 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहां पर ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और अगर लाहौर की हम जो लाहौर है यहाँ पर भी तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाके में जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर इन स्कूलों की तादाद 30,000 है, और इन 30,000 स्कूलों में जो असातिज़ा तैनात हैं उनकी तादाद 3 लाख बताई जा रही है, जबकि 40 लाख तलबा और तालिबात इन स्कूलों में ज़ेर तालीम है, जो स्कूलों की बंदिश के बाद तालीम से महरूम हो जाएंगे। स्कूलों के मालकान की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो इसमें बराह रास्त मुदाखलत करें और स्कूलों की बंदिश रुकवाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि तलबा अपनी तालीम जारी रख सकें और असातिज़ा इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार ना हो। असातिज़ा इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार ना हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बराह रास्त मुदाखलत करने का कहा गया है। अकमल सोमरो, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 31 दिसंबर को तमाम प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने की डेडलाइन जारी की गई है, जो कि हदूद के अंदर मौजूद हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को मुल्क भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। एटीसी के गैर कानूनी कैंपस से पास आउट होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फ्राहम करे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन को मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया है। एटीसी गैर कानूनी कैंपस से पास आउट होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फ्राहम करे। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इमानत गशकोरी। इमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है जिसमें सुप्रीम की जानिब से ये कहा गया है कि मुल्क भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो गैर कानूनी कैंपसेस हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन जो है उन कैंपसेस को बंद कर दे और एचईसी जो है वो गैर कानूनी कैंपस से पास होने वाले जो तलबा हैं उनको मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करे। अदालत ने हुक्म में ये भी कहा है कि मुल्क भर में हायर एजुकेशन कमीशन की जो पॉलिसीज हैं उस पर अमल दरामद जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि नौजवान नस्ल जो है उसको आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। अदालत ने कहा है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें हायर एजुकेशन कमीशन के मयार को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। अदालत ने यह भी कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि यूनिवर्सिटीज को अपनी हदूद से बाहर कैंपस जो है वो कायम करने की जो है इजाज़त नहीं है। और अदालत ने यह भी कहा है कि यूनिवर्सिटियों को गैर कानूनी कैंपस के क़याम पर अलर्ट भी जारी किए गए, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने अपने जो गैर कानूनी कैंपस थे वो बंद नहीं किए। अदालत ने कहा है कि जो निजी यूनिवर्सिटियां हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसका पहले हुक्म दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब जो है गैर कानूनी कैंपस मुल्क भर की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से खत्म कर दिए जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच था जिसने ये अहम फैसला दिया है कि निजी यूनिवर्सिटीज की जिन्होंने डिग्रियां दी थी जिस पर जो तलबा से यूनिवर्सिटीज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। बेहतर। अमानत गुशकोरी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंतजामिया की गफलत की नजर ग्राउंड से फ्लड लाइट्स का सामान चोरी हो गया। मुलजिम रात की तारीकी में करोड़ों मालिद का सामान ले उड़े। इंतजामिया का कहना है कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आधा सामान बरामद कर लिया है। मुलजिम करोड़ों का कीमती सामान कबाड़ियों को बेचता रहा। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंतजामिया की गफलत, ग्राउंड से फ्लड लाइट्स का सामान चोरी। मुलजिम रात की तारीकी में करोड़ों मालिद का सामान ले उड़े। इंतजामिया का कहना है कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आधा सामान बरामद कर लिया है। मुलजिम करोड़ों का कीमती सामान कबाड़िए को बेचता रहा। बात करेंगे सुहेब कुरबानी से। सुहेब, बताइएगा। बिल्कुल, स्पोर्ट कम्प्लेक्स इंतजामिया की बहुत बड़ी नाअहली और गफलत सामने आई है। स्पोर्ट कम्प्लेक्स की करोड़ों लाखों की लाइटें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। फ्लड लाइट्स का सामान चोरी हो गया रातों रात। कितनी रातों में सामान चोरी हुआ है, ये इंतजामिया से हमने बात की तो पता चला कि मामला क्या है। ये सामने अगर मेरा कैमरामैन गेट दिखाए, गेट से जो है साइकिल अंदर आती थी, साइकिल से आके जो साइकिल पे सामान लाद के वो जो मुलजिम था, चोर था, वो सामान लेकर निकल जाता था। क्योंकि रात को सामान ले जाना स्टेडियम से बाहर नामुमकिन बात थी क्योंकि सारे जंगले लगे हुए हैं, तारें लगी हुई हैं। इसी वजह से वो रात को आता था और सामान उतार के रख के चला जाता था, छुपा के सामान को। उसके बाद दिन को आके साइकिल वो अंदर से इंटर करता, गेट से जाके साइकिल छुपा देता और दिन के वक्त साइकिल पे सामान बांध के किसी चीज़ में, किसी कपड़े में साइकिल के पीछे रख के वो निकल जाता था। इसी तरह करते करते उसने लाखों करोड़ों रुपए का सामान गायब कर दिया और इंतजामिया को पता भी नहीं चला। और अभी तक मुलजिम जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ 3 लोग और भी मुलविस थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। जो कबाड़िए थे या उसके साथ जो मिले हुए थे, जो उन्हें सामान बेचते थे, उसका सामान सेल कराने में उसकी मदद करते थे, वो भी गिरफ्तार। सुहेब कुरबानी, आपका शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में काश्तकारों के लिए यूरिया खाद नायाब हो गई है। गंदम की काश्त का है वक्त, लेकिन खादें नायाब हो गई हैं। गंदम की फसल को वक्त पर खाद न मिलने से पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। अली दियाज हमारे साथ हैं, अली से जानते हैं। अली, कहां गई खादें? जी बिल्कुल, अगर मुल्तान और जनूबी पंजाब के जो अजला है उसमें यूरिया बिल्कुल नापैद हो चुकी है, नायाब हो चुकी है। काश्तकार पूरे तरीके से परेशान है। मैं से मौजूद हूँ मुल्तान के नवाही इलाके में गंदम के ही खेतों में, और यहाँ पर चूंकि जो पहले पानी के बाद से यूरिया की खासी जरूरत होती है तो काश्तकार हमसे कहा यह जा रहा है यूरिया नहीं मिल पाए। तो पहले काश्तकार से बात करूँ, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि यूरिया मिल रही है? हुकूमत तो कह रही जी एक ID कार्ड के जरिए यूरिया मिल रही है। दूसरी बात ये बताएगा कि यूरिया खाद इस मरहले में नहीं मिलेगी तो क्या खाद?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जब हमने गंदम काश्त किया तो उस वक्त डीएपी का बहरान था और उसका रेट बहुत ज्यादा था। हमने बगैर डीएपी के गंदम काश्त किया है। इस वक्त का जो है वो खाद जो है नहीं मिल रही, शार्ट हो गई है। पैदावार खासी कम हो जाएंगी। काश्तकारों की जानब से कहा यह जा रहा है कि पहले डीएपी और अब डीएपी के बाद जो यूरिया जो कि इस मरहले में खासी अहमियत की हामिल है, उसके ना मिलने की वजह से न सिर्फ पैदावार बुरी तरह से मुतासिर होगी, बल्कि जहाँ पर काश्तकारों को नुकसान होगा तो वहीं पर मुल्क और कौम की भी काफ़ी हद तक नुकसान होगा। गंदम एक खासी वो फसल है जो कि हमारे लिए खासी न सिर्फ अहमियत की हामिल है बल्कि हमारे बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो अब आइंदा दिनों में जो पानी का पहला पानी जैसे जो दिया जाएगा गंदम, तो उसमें अगर यूरिया नहीं दी जाएगी तो पैदावार बुरी तरह से मुतासिर होगी। ये काश्तकारों का और काश्तकारों की जब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत न सिर्फ पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। अली रियाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में गंदम की काश्त का है वक्त, लेकिन खादें नायाब हो गई हैं। ऐसे में काश्तकार किन मसाइल का शिकार हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। शहर असां 14 दफा गए सूजाबाद, इतने सारे कोल गाजी हल दे उत्ते कंजर सवेर तो रख के शाम तो लाइन लग लग के सब खाद ही नहीं मिली। एक बोरी शनाख्ती कार्ड लिया में खेत से सोना उगाने वाले काश्तकार खाद के हसूल में जलीलो खार हो गए हैं। यूरिया खाद खरीदने वाले काश्तकारों की लंबी कतारें लग गईं। काश्तकारों का कहना है कई दिन से खाद लेने के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं मगर एक बोरी तक नहीं मिल रही। जाहिद सरफराज से जान लेते हैं। जाहिद, खाद कहां गई, क्यों मुश्किलात हैं? खेतों से सोना उगाने वाले काश्तकार आज जो है जलीलो ख्वार होते नजर आते हैं। इस मौजूद लिया के अंदर एक खाद की दुकान पर अगर बात की तो जहां पर इस वक्त खाद के असूल के लिए, यूरिया खाद के असूल के लिए काश्तकारों की, किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और किसान जो है वो एक या दो बोरी लेने के लिए इस वक्त लंबी लाइनों के मौजूद है। सुबह के वक्त से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी खाद के असूल के लिए यहाँ पर मौजूद है। कुछ काश्तकारों से बात करते हैं। तो क्या मुश्किल थी ना पे खाद पानी फसल की मुतासर थी पई है? फसल को तकरीबन हफ्ता थी गया, मेरी पानी दे आई पे सब खाद नहीं मिलती। हफ्ता थी गया, लाइन लगे खड़े हैं। हिक देंदे उवे देंदे किथों बन सकते, दूसरी जोर देंदे को नहीं खड़े, लाइन खड़े 6 बजे जाए खड़े हैं। पिछू सारी झाड़ी खड़ा मैं बाग पटे नाम से बाग पड़ के झाड़ी बन कितना है खड़ा तो वाती साको नहीं मिल लाइन खड़े हैं तो सिफारिश चलती पे जगह को दे दे पाए। बिल्कुल यहाँ पर काश्तकारों का यही कहना है कि जो जहाँ पर सुबह से आए हैं लेकिन उसके बावजूद खाद उनको नहीं मिल रही। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भजन तुस्सा दसे सो दिहाड़ी तोड़ के खड़े हुए, फसल की मुतासर थी नहीं? सर 103 एकड़ जमीन है मेरी, सवेर द लाइन लगे खड़े हैं, एक गट्टू सब नहीं मिल रहा। बगैर लाइन वाले अगू पहले खिंदे पे बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल डाहरी जगह पानी लावना पहले वो मुतासर थी है, पानी नहीं मिला। काश्तकार जो सरापा एहतजाज खाद जो है वो नायाब हो। वाहिद आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जतोई में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान खाद के बगैर गंदम को पानी लगाने पर मजबूर हो गए हैं। बात करेंगे इमरान सईदी से। इमरान, खाद के बगैर पानी लगाया जा रहा है, कितना नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, तहसील जतोई और गिरदो रवा में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसान जो हैं उन्होंने अपनी गंदम को पानी लगाना था, लेकिन यूरिया खाद की फरहमी ना होने के बायस जो है बगैर खाद के जो है उन्होंने पानी लगाया, जिससे जो है गंदम की फसल इंतहाई मुतासर होती नजर आ रही है। इब्तिदाई मराइल में जो है गंदम की जो अफजाइश है वो मुतासर हो रही है और उसको जो है मुख्तलिफ रतर जैसी बीमारी ने जो है उसको अपनी लपेट में ले लिया है। मेरे साथ किसान मौजूद है, इनसे जानते जी, बताइएगा ये जो गंदम आपने काश्त की है, पानी लगा रहे हैं, खाद नहीं थी, क्या वजह है? महंगाई की वजह थी। पैसे तो दे जो दे 9,000 DAP का मंगदे, 2500 मंगदे यूरिया का। अच्छा, असा ना 9,000 है ना 2500 कसा के मैं करूं। अच्छा, गरीब बंदे हो, सारा तो गुजारा ही हो, सारा तो फसल मारिया पे। अच्छा, खाद की वजह तो खाद ना मिलने की वजह से जो है जो गंदम की फसल है वो मुतासर हो रही है। एक और किसान मौजूद है। बाबा जी, आप क्या कहेंगे इस वाले से? यो ही को हाल है सारा यो महंगाई रोली बनी है। महंगाई बिलहाली थे काश्तकार को, ज़राअत को बिलहाली थे। हुकूमत नहीं पे साथ लेनी इन लाल हथों महंगाई जो दो महंगाई बढ़ाई वाला। बिल्कुल जी, हुकूमत वक्त से नाला दिखाई दे रहे हैं, हर चीज का बहरान पैदा हो चुका मुतालबा किया जा रहा है, सॉर्ट आउट किया जाए इस मसले को। इमरान सईदी आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में सहूलत बाजार में चीनी की फ्राहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। सस्ता सहूलत बाजार में चीनी गायब है। शहरियों का कहना है पहले चीनी महंगी मिलती थी, अब मिल ही नहीं रही। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा चीनी कहां गई?
सस्ता सहूलत बाज़ार के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सस्ता सहूलत बाज़ार में सूरत हाल ये है कि चीनी नायाब हो चुकी है। 4 दिन चीनी आती है और अगले 4 दिन फिर गायब हो जाती है। शहरियों की जानिब से ऐसा कहना है कि सस्ता सहूलत बाज़ार में चीनी जो है वो हुकूमती हिदायत के मुताबिक मिल रही थी, जिसके बाद चीनी की फराहमी जो यहाँ पर अब मुअत्तल हो चुकी है और आम मार्केट में चीनी 130 से 135 रुपये फी किलो में दस्तियाब है, जो कि आम आदमी की पहुँच से बाहर है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है चीनी की? चीनी 4 दिन से यहाँ नहीं आ रही, लोग भी परेशान हैं। अगर गवर्नमेंट पंजाब ये हुक्म जारी करती है तो फिर यहाँ की इंतजामिया को चाहिए कि वो चीनी की फराहमी के लिए आवाम की सहूलत के लिए इकदाम करें, मजाक न बनाएं आवाम के साथ। आवाम पहले ही जो है बड़ी अपना गुस्से में है हुकूमत के खिलाफ भी और बैरोक्रेसी के खिलाफ भी, कि क्योंकि ये आवाम के से टैक्स पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, अपने बच्चों की मराद हासिल करते हैं, लेकिन खिदमत नहीं करते। तो हमारा मुतालबा है वज़ीर आला से भी और डिप्टी कमिश्नर से, ताकि इसको तमाम अवामी सहूलियात को जो है ना यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि मुतालबा किया जा रहा है कि दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। आमिर आपका शुक्रिया। महंगाई का जिन बेकाबू, नया फर्नीचर तो दूर की बात, इस्तेमाल शुदा फर्नीचर भी शहरियों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। कासिम अली शेख बहावलनगर से हमारे साथ हैं। कासिम, क्या रेट है पुराने फर्नीचर का? बिल्कुल नया फर्नीचर जो कि पहले ही महंगा था, अब तो पुराना फर्नीचर भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। शहरी जो वो अब तो पुराना फर्नीचर भी जो वो नहीं खरीद सकते महंगाई की वजह से। जहाँ हर शोबा मुतासर हुआ, वहीं पुराना फर्नीचर जो है वो भी जो है वो शहरियों के लिए ख़रीदना मुश्किल होगा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसे ही शोरूम पर, जहाँ पर जो है वो फर्नीचर, पुराना फर्नीचर फ़रोख्त करने का कारोबार किया जाता है। शहरी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, क्या ख़रीदने आए हैं और क्या रेट लगे आपको? सर, मैं बेड लेने आया था, तो ना जो बेड पहले 6-7 हज़ार रुपये का आता था, वो अब 14 से 15 हज़ार रुपये का है। यानी चला हुआ फर्नीचर भी अब गरीब की पहुंच से दूर हो गया। जो गरीब इंसान था, तबका था, वो अपनी बेटियों की शादी करते थे, वो कहते थे कि ना चलो चला हुआ हम फर्नीचर दे देंगे बेटियों को, उनका भी गुजारा हो जाता था। लेकिन अब वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। यानी जो हम इस्त्री स्टैंड को ले लें, अब जो 2 से 3 हज़ार रुपये का आता था, वो 7 से 8 हज़ार रुपये का है। तो इसी तरह ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सोफ़ा हो गया, शो पीस हो गया, क्या नाम है, शोकेस हो गया, कुर्सियाँ होगी, ये सब 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये में आ जाती है। लेकिन अब इनका रेट 17-18 हज़ार, 15 हज़ार, 16 हज़ार इस तरह है। और अब नाकस मटेरियल आ रहा है। यानी अब जिस तरह पहले फर्नीचर आता था लकड़ी का, लेकिन अब चिप बोर्ड पर फर्नीचर आ रहा है, लेकिन उसके भी इतने रेट हाई मांगते हैं ये, यानी वो पहुंच से दूर हो गया। जी बिल्कुल, पुराना फर्नीचर खरीदना, पुराना फर्नीचर पहुंच से दूर हो गया है। कासिम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक टिकट में 2 मजे लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सरकारी अफसरान और मुलाजिम हो जाएं होशियार। पंजाब हुकूमत ने कर लिया शिकंजा तैयार। सरकारी घरों में रिहाइश के बावजूद हाउस रेंट लेने वाले अफसरान की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी डिटेल्स हासिल की गई है? बिल्कुल, ये एजी ऑफिस की तरफ से निशानदेही की गई और पंजाब हुकूमत को आगाह किया गया था कि ऐसे अफसरान और मुलाजिम जो कि सरकारी घरों के साथ अपने दरगाहों में हाउस रेंट जो है वो भी ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो इस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा महकमा खजाना और हदायत जारी की गई कि उनकी फहरिस्तें जो है वो तैयार करके उनको पेश की जाए, ताकि इन अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। अब इनसे अजाफी कटौतियाँ की जाएगी जो उन्होंने रकम वसूल की कौमी खजाने से हाउस रेंट के मुफ्त में। तो इसमें क्योंकि जितने भी GOR हैं, सरकारी जो रिहायशी कॉलोनी है और मुख्तलिफ किस्मों के जो सरकारी रिहाइश है, वहाँ पर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन जो है रिहाइश पजी है और वो सरकारी घर भी का इस्तेमाल करें और हाउस रेंट अलाउंस वो भी उनको मिल रहा है। लेकिन इस पर एक डिडक्शन होती है जो कि के मुताबिक होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। बारह मुख्तलिफ ऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ सूबाई में ये निशानदेही की गई कि पर ये कार जो है वो तफसीलात तलब कर ली गई हैं। अली रामी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरियों के लिए तफरीह, खवातीन और बच्चों के लिए खौफ की अलामत। शरारती लंगूर ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। घरों की छतें फलांगना और तरह तरह की शरारतें। रेस्क्यूज का अमला ताहार लंगूर का पकड़ नहीं सका है। शहरियों के लिए तफरीह, खवातीन और बच्चों के लिए खौफ की अलामत। शरारतियों ने लंगूर की शहरियों की नाक में दम करके रख दिया। बात करेंगे नुमान सही से। नुमान, रेस्क्यू हुकाम कहां पर हैं? क्यों ये लंगूर नहीं पकड़ा जा सका अभी तक?
हाँ जी बिल्कुल, हरूणाबाद के इलाका फकीर वाले में अचानक जो है भारतीय लंगूर की एंट्री हुई है। शरारती लंगूर ने शहरियों की नाक में दम करके रख दिया है। लंगूर 2 दिन से मुख्तलिफ छतों और पानी वाली टैंकियों पर गश्त कर रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लंगूर की आमद से जो है शहरियों के लिए तफरीह, जबकि औरतों और बच्चों के लिए खौफ की इलामत बन गई है। शहरियों की लंगूर को पकड़ने की कोशिश की है शहरियों ने, लेकिन जो है चालाक जानवर का हाल किसी के हाथ ना आया। लंगूर के अक्सर घरों में घुसने से खवातीन और बच्चे खौफजदा है, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला जो है ताहा रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच सका है। जी बेहतर नुमान सईद, आपका शुक्रिया। बिजली की बढ़ती कीमतों पर अफसरान भी मुतासिर होने लगे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में बिजली के अखराजात कम करने की पॉलिसी बना ली गई। सर्दियों में दफातर में हीटर समेत गैर जरूरी लाइट्स बंद कराने की हिदायत जारी की गई हैं। बिजली बचत की इबारात भी आवेजा कर दी गई हैं। जनूबी पंजाब में बिजली बचत पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया गया। बिजली की बढ़ती कीमतों पर आला अफसरान भी मुतासिर होने लगे। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में बिजली के अखराजात कम करने की पॉलिसी बना ली गई। सर्दियों में दफातर में हीटर समेत गैर जरूरी लाइट्स बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई। बिजली की बचत की इबारात भी आवेजा कर दी गई हैं। जनूबी पंजाब में बिजली की बचत पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने टोकन टैक्स जमा न कराने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। टोकन टैक्स की अदायगी न करने वाले सरकारी और निजी गाड़ी मालिकान को फौरी नोटिस भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए गए। डायरेक्टर एक्साइज ने मोटर ब्रांच को हिदायत जारी कर दी है। बिलाल नियाजी से मजीद जान लेते हैं। बिलाल नियाजी, कहिएगा क्या कहा गया है इस हिदायतनामे में? जी बिल्कुल, टोकन टैक्स अदा ना करने वाले जो सारिफीन हैं, गाड़ी मालिकान हैं, उनके खिलाफ अब घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर एक्साइज ने अहकाम जारी किए हैं कि जिन सारिफीन या जिन गाड़ी मालिकान ने टोकन टैक्स अदा नहीं किया, उनकी व्हीकल्स को रोड पर आने की इजाजत नहीं होगी। इस हवाले से शहर भर में कार्रवाई के भी अहकाम जारी किए गए हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सरकारी गाड़ियां हैं, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन मौजूद हैं। जी, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत जो है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अदा करना ज़रूरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन के और उसके वाजिबात के अदायगी के गाड़ी को रोड पे ले आना ममनू है। इस तरह मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत जो गाड़ी एडवांस टैक्स अदा नहीं करती, टोकन टैक्स, तो वो सस्पेंड हो जाती है और उसको आम रोड पे स्टेशनरी कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है हमने डिफ़ॉल्टर व्हीकल्स जो हैं उनकी फहरिस्त मुरतब कर ली है और उनको नोटिस वगैरह भी हमने जारी कर दी है। ये उन्होंने टैक्स अदा करना था 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद जो डिफ़ॉल्टर व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा रहा है। अगर वो सस्पेंड होने के बाद महीने के अंदर अपना टैक्स अदा नहीं करेंगी तो उनकी रजिस्ट्रेशन को मुस्तकिल तौर पे मनसूख कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि पहले मरहले में जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जाएगा और अगर एक महीने सस्पेंड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर सेक्टर कमांडर मोटरवे M4 फैसल अकरम ने रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के मोटरवे पर दाखिले से पाबंदी पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई जारी है। पाबंदी का मकसद सफर को महफूज बनाना है। यासिर मजीद से जान लेते हैं। यासिर, बताइएगा सेक्टर कमांडर क्या कहते हैं? जी, मोटरवे पुलिस की जानिब से बिला नंबर गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला जो है मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस पाबंदी का मकसद क्या है और कितनी अब तक कार्रवाई हो चुकी है, कितनी गाड़ियों को मोटरवे से वापस रवाना किया गया है? फैसल अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्टर कमांडर M4, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। बुनियादी मकसद ये है जी कि अनरजिस्टर्ड गाड़ी जब मोटरवे पे दाखिल होगी और कोई भी उसके साथ वाकया हो जाता है या उसी गाड़ी में कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स बैठे हैं या वो उसको लेके जा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और अगर वो कोई वाकया हो जाता है किसी के साथ और वही कोई एक्टिविटी कर देते हैं तो वो भी बड़ा एक कानूनन भी जुर्म है और एक गलत चीज़ को रवायत मिल रही है। और इसके अलावा ये है कि कानून में लिखा गया है कि जब भी गाड़ी आप लेके शोरूम से निकलेंगे साथ ही उसका नंबर लग जाएगा। फैसल साहब, ये भी बताएं कि ऐसी गाड़ी मोटरवे पर आती है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी या चालान किया जाएगा? जी नहीं, FIR तो नहीं होगी, चूंकि अनरजिस्टर्ड गाड़ी को मोटरवे पे लेके आना वो एक ट्रैफिक की कानून की वायलेशन है, कोई क्राइम नहीं है। तो FIR तो हम दर्ज नहीं करा रहे। हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि ऐसी गाड़ी को ब्रीफ करके बताया जाए और उनको मोटरवे से वापस मोड़ दिया जाए कि आप मोटरवे पर सफ़र मत करें। और अगर मोटरवे पे अगर कोई ऐसी गाड़ी आ गई है तो हम उसको ना सिर्फ चलान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको मोटरवे से
बाहर निकाल दिया जाए। बहुत शुक्रिया। कोशिश करते हैं कि उसे मोटे आउट कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद वासिक के घर पर हमले का मामला, लीगी रहनुमा अता तारड़ समेत दीगर मुलजमान हाईकोर्ट मुल्तान बेंच पहुंच गए। लीगी रहनुमाओं ने हाईकोर्ट मुल्तान बेंच से हिफाजती जमानत हासिल कर ली है। माहिर इमरान हमारे साथ है, माहिर इमरान से जानेंगे। माहिर इमरान, बताइएगा, लीगी रहनुमाओं ने जमानत हासिल कर ली है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताते चलें कि ये आने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ये वापस, इनके घर पर जो है हुआ था और उस हमले में जो है मुस्लिम लीग की रहनुमा अता तारड़ हैं और दीगर जो मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। आज जो है ये हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। इन मुल्जमान की बात करें तो जिनमें डिप्टी सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारिड़ चौधरी, अब्दुल वहीद अराई हैं, ये सूबाई वजीर हैं मुस्लिम लीग नून के, अब्दुल गफार डोगर हैं, ये साबिक MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, साद खांजू हैं, कैसर मेहे हैं और जो दीगर लोग हैं यहाँ पे इस वक्त हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मौजूद हैं। और इन्होंने जो एडवोकेट हैं ताहिर महमूद, इनके जरिए से हिफाजती जमानत अदालत में दायर की है और इस वक्त जो है इनकी समाअत जारी है और हिफाजती जमानत जो है थोड़ी देर में मंजूर कर ली जाएगी। और इस हवाले से बताते चलें कि 50 से ज्यादा अफराद पर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया था। 50 से ज्यादा अफराद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका। खानेवाल हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग का अमल 16 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कैंपेन का अमला मुतहरिक हो गया है। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग के लिए सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नदीम मुगल से जानेंगे। नदीम, बताइएगा। हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाब के पोलिंग का अमल कल होगा, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। पोलिंग का सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने के लिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस हवाले से कि टोटल पोलिंग स्टेशन कितने हैं, पोलिंग बूथ कितने हैं और इसके दीगर इंतजाम क्या हैं। सर, ये कहेगा कि कल पोलिंग का अमल होगा, सामान की तरसील का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, हमारे पोलिंग बूथ कितने हैं और क्या इंतजाम? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पोलिंग स्टेशन जो हमने कायम किए हैं सर वो 183 हैं और इसके अलावा हमने 3 काउंटर्स जो हैं वो बना दिए हैं। उसमें जो फीमेल का जो काउंटर है वो एक्सक्लूसिवली अलहदा बनाया है और इसके अलावा जो है एक अलहदा से हमने काउंटर बनाया है जो बैलेट बॉक्स और स्क्रीन और कंपार्टमेंट का है। गाड़ियों का हमने इंतजाम बहुत अच्छा किया है। एक गाड़ी जो है एक पोलिंग स्टेशन के लिए है। सिक्योरिटी का इंतजाम भी कंप्लीट कर लिया गया है। रेंजर्स जो हैं वो भी डिप्लॉय हो गई हैं। रेंजर्स और सिक्योरिटी जो है वो एक पोलिंग स्टेशन पे एक गाड़ी में सवार होकर सारे वो जाएंगे। तो इंशाल्लाह काम चल रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमारे जो तमाम इंतजामात हैं वो कंप्लीट हैं और इसके अलावा मैं तमाम वोटरान से गुजारिश करूंगा आपके तवस्सुत से कि वो आएँ बिला खौफ व खतर और यहाँ पे अपना पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करें और इस इलेक्शंस को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने में हमारी मदद करें। थैंक यू जी। बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम ही फुल प्रूफ किए गए हैं। वोटर्स आएँ और अपना वोट कास्ट करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त की सूरत हाल अगर आप मेरे पस मंजर में देख सकें तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है, रेंजर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पस मंजर यहाँ देखें कि 3 काउंटर जो है बना दिए गए हैं जहाँ पे सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और कल सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक तसलसल के साथ जो है वो जारी रहेगा। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टोटल पोलिंग बूथ जो है वो 183 हैं और अगर उसमें मर्दाना बूथ की बात की जाए तो वो 265 हैं और जनाना की बात की जाए तो 253 हैं। और इसके साथ साथ वोटर की बात करें तो वोटर जो हैं वो 2,30,698 वोटर्स हैं जो अपने वोट का हक जो है कल इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर खासा इंतजाम के हवाले से देखने में आया है कि फुल प्रूफ बनाए जा रहे हैं ताकि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो कायम रहे। और डिस्ट्रिक्ट अफसरान की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिला इंतजामिया के अफसरान भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पुलिस जो है वो 3 रीजन से यहाँ पर पहुंची इलेक्शन करवाने के लिए, मुल्तान, बहावलपुर और DG खान। और जो पुलिस है वो खानेवाल में पहुंच चुकी है। और शहर की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो शहर में भी तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नदीम, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना है।